Hello students, this is lesson 6 and the name of the chapter is Weavers, Iron Smelters and Factory Owners, and it is the third part. इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट। यूरोप के मार्केट में इंडियन टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था, तो इसके रिस्पॉन्स में वहाँ पर क्या हुआ? बाय द अर्ली 18th century, worried by the popularity of Indian textiles, wool, silk maker in England began protesting against the import of Indian cotton textile. क्योंकि यूरोप में इंडियन टेक्सटाइल अपनी वैरायटी की वजह से, अपने फाइन क्वालिटी की वजह से, टेक्सचर की वजह से, डिफरेंट पैटर्न की वजह से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहा था। ना केवल कॉमन पीपल एज वेल एज क्वीन, किंग, एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज were a lot of means they have a lot of a favor for these clothes. So because of this, in the initial phase of the development of the industry in Britain, the wool silk maker of England began protesting against the import of Indian cotton textile. तो इन लोगों ने, जो वहाँ के इंग्लैंड के जो टेक्सटाइल मेकर थे, उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। उन्होंने इंडियन क्लोथ्स के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि इसको इंग्लैंड में नहीं आने देना चाहिए, इसको बैन कर देना चाहिए। तो इसके वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट केम इनटू प्रेशर, and in the year of 1720, British government enacted a law that known as Calico Act, and through this act the British government banned the use of printed cotton textile in England. तो बेसिकली इस एक्ट के थ्रू इंग्लैंड में जो प्रिंटेड क्लोथ्स आ रहा था इंडिया से, उसको बैन किया गया था, ना कि प्लेन क्लोथ्स को बैन किया गया था। ठीक है, जिस पर डिजाइन बनी होती थी, जिस पर कुछ कारीगरी होती थी, उसको बैन किया गया था। तो इसलिए उस एक्ट को बोला गया कैलिको एक्ट। तो बेसिकली इट बैन द प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल in coming into India. So why did the British textile industries were opposing the import of Indian textile into England? Because at that time, in the mid of 18th century, the textile industry in England just started. Okay, before that there was no any industrial production, no mechanized cotton production was there. लेकिन इस समय इंग्लैंड में टेक्सटाइल इंडस्ट्री अभी शुरू हुई थी, और जब ये शुरू हुई है तो वो उस मशीन से जो कपड़ा बनेगा उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं होगी, वो महंगे भी होंगे। और वहीं पर इंडिया का जो कपड़ा था उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, उसके चीप भी थे। इस वजह से इंग्लैंड में इंग्लैंड का बना हुआ कपड़ा कोई नहीं खरीद रहा था, और इंडिया का बना हुआ कपड़ा बहुत ही तेजी से बिकता था। तो इस वजह से, तो इन दिस वे दी English clothes was unable to do a competition with the Indian textile, and English industries, English textile maker wanted to secure their market within the country for their own goods, and because of that they were opposing the entry of an Indian textile into Britain. So इस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए कैलिको एक्ट बनाया, जिससे कि ब्रिटिश लोग इंडियन गुड्स को, इंडियन क्लोथ्स को ना पहन सके। द फर्स्ट टू ग्रो अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन वाज द कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। तो इस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट में अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा किया, और गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में वहाँ की जो कैलिको इंडस्ट्री थी, कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री थी, उसने धीरे धीरे डेवलप करना शुरू कर दिया। कैलिको मीन्स ये हुआ कि वहाँ पर भी जैसे इंडियन के क्लोथ्स, प्रिंटेड क्लोथ्स थे, इन द सेम मैनर द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो प्रमोटिंग द प्रिंटेड क्लोथ्स इन इंग्लैंड। तो इंग्लिश जो ब्रिटेन के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि दे स्टार्ट imitating the pattern, the design of India on the plain Indian clothes. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के संरक्षण में जो ब्रिटेन के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने इंडिया के डिजाइन को हूबहू व्हाइट कॉटन क्लोथ्स पर कॉपी करना शुरू कर दिया, जिससे कि वो मार्केट में इसको इजीली सेल कर सकें। सो बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन विथ इंडियन टेक्सटाइल्स, मतलब ये वो समय था जब ब्रिटिश गुड्स
कंपटीशन कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपटीशन कर रही थी कि कैसे हम अपने कपड़े को बेच पाएं, कैसे हम इंडियन टेक्सटाइल को इस कंपटीशन से बाहर करें। मतलब इंडियन टेक्सटाइल इतना ज़्यादा बिक रहा था उस समय, तो इस वजह से दिस वाज द टाइम व्हेन मेनी इनोवेशन आल्सो promoted, many development have been promoted in the field of the technology. And in the year of 1764, a machine that was spinning jenny invented by John Kay. So with this machine, the productivity of a traditional spindle also increased. And that the invention of the steam engine by Richard Arkwright in 1786 also revolutionized, also gave a boost up to the cotton textile weaving. तो इन सभी मशीनों की वजह से ब्रिटेन में भी अब कपड़ा बहुत ज़्यादा बन रहा था, उनकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा थी और वो धीरे धीरे सस्ते भी हो रहे थे. So, however, Indian textile continued to dominate world trade till the end of the 18th century. ब्रिटेन ने इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ब्रिटेन में मशीनों से कपड़े बनने शुरू हो गए और ब्रिटेन ने उसको दूसरे कंट्रीज़ में भेजना भी शुरू कर दिया, जो भी कंट्री उसकी कॉलोनी थी या जिस भी कंट्री से उसका ट्रेड होता था. लेकिन टिल द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, मतलब 1799 तक इंडियन टेक्सटाइल पूरे वर्ल्ड में डोमिनेटेड था. इंडियन टेक्सटाइल पूरे वर्ल्ड में वैसे ही बिक रहा था और इस ट्रेड की वजह से बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दे वर मेकिंग इनॉर्मस प्रॉफिट थ्रू दिस ट्रेड. तो अब ये समझना है कि ये कंपनी ट्रेड जो कर रही थी उसको करने के लिए क्या ये हमें डॉलर देती थी, क्योंकि वहाँ पर तो डॉलर चलता था या उनकी अपनी करेंसी चलती थी. तो जब वो हमारे कंट्री में कॉटन या फिर स्पाइसेस खरीदने के लिए आते थे तो व्हाट दे गिव अस इन एक्सचेंज, ठीक है, वो हमें क्या देते थे, क्या वो हमको डॉलर देते थे या फिर और कोई करेंसी देते थे या फिर कुछ और, ठीक है. तो दिस कंपनी परचेज्ड कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग सिल्वर. हमें क्या वो दिया करते थे, हमें उसके बिहाफ पर सिल्वर, गोल्ड, ये सभी प्रीशियस मेटल दिया करते थे. यानी कि सपोज कि ब्रिटेन का कोई एक पर्सन है टॉम, वो आया इंडिया से ट्रेड करने के लिए, इंडिया के स्पाइसेस खरीदने के लिए, और इंडिया में कोई पर्सन है रामलाल, इंडिया का वो वीवर है. तो वीवर से जब वो कोई कपड़ा ले जाता था तो उसके बदले में वीवर्स को सोने और चांदी देता था, क्योंकि अगर वो डॉलर देगा या वो वीवर अगर डॉलर ले लेगा तो वो वीवर डॉलर का क्या करेगा. इंडिया में उस समय ऐसे बैंक तो थे नहीं कि डॉलर वो जमा करेगा बैंक में और उसके बिहाफ पर उसको इंडियन रूपी मिल जाएगी, ऐसा तो था नहीं. इसलिए, और लेकिन सोना चांदी ऐसा है कि ये तो इसका कुछ भी इस्तेमाल किया जा सकता है. तो इस वजह से these companies wanted to do a trade, they want to get these cotton and silk textile. तो इसलिए whenever they come to purchase these things, they have to give the gold and silver to us. लेकिन आगे चल के सिचुएशन बदल जाती है. क्या होता है, when the East India Company gained political power in Britain, it is no longer had to import the precious metal to buy Indian goods. As I told you in the chapter 2 that British came into India as a trader, but when the local rulers create problem in doing the trade, slowly and gradually they fought war with our rulers and defeated them in war, and in this way they control the more than 50% टेरिटरी ऑफ इंडिया. उन्होंने बंगाल को कंट्रोल किया, हैदराबाद, मैसूर, बहुत सारे रीजन्स को कंट्रोल किया. तो जब किसी रीजन को कंट्रोल करेंगे तो वहां का जो भी रेवेन्यू होगा अब वो राजा के पास नहीं जाएगा बल्कि वो अब ब्रिटिश लेंगे. तो पूरी तरीके से जब टेरिटरी ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गई तो अब ब्रिटिश को यहाँ से पैसा मिलने लगा, यहाँ से उनकी अपनी अर्निंग होने लगी. तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसी पैसे से जो वो रेवेन्यू के रूप में ले रही थी इंडिया से, उसी पैसे से उसने
इंडियन गुड्स को खरीदना शुरू कर दिया. So now after gaining the political control over Indian territory, the East India Company needed not to bring the gold and silver from Britain, and the revenue that they were getting from the peasant jamidars, local merchant traders, with that money they were buying the textile in India. So in this way you have seen that what were the flourishing situation of our textile. Our textile was very much popular in all over the world because of their exquisite craftsmanship and design and pattern, and in our whole India different regions were popular for their own लोकल प्रोडक्ट. कहीं जमदानी बन रहा है, कहीं छेंड्स, तो कहीं बंधना, कहीं पटोला, तो अलग अलग रीजन में अलग अलग कपड़े बन रहे थे और ये वर्ल्ड में फेमस थे. लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद धीरे धीरे टेक्सटाइल प्रोडक्शन डिक्लाइन होने लगता है.